वेलकम एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूँ आज के समाचार पत्रों में छाई हुई मुख्य मुख्य खबरें। देखते हैं एक एक करके उन सभी खबरों को क्या है। ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए और अभ्यर्थियों के लिए रोजगार परक न्यूज होती हैं इसमें, और नॉर्मल लोगों को भी अपडेट से रूबरू रखती हैं कि आजकल हमारे आसपास में देश विदेश में क्या हो रहा है। तो आप इससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। करते हैं शुरू आज की न्यूज से। तो पहली न्यूज है, अमेरिका में फिर ट्रंप। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराकर 47वें राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं। कुल जो सीटें थी इसमें 538 सीटें थी, जिनमें से बहुमत हुआ 270 पर। इलेक्टोरल वोट जो हुए हैं वो 291 हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को और कमला हैरिस को 223 वोट मिली हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े हुए हैं, कमला हैरिस जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ी हुई है। रात 12:30 बजे तक के ये परिणाम है। वर्ष 2020 का चुनाव परिणाम जो रहा था वो जो बाइडेन 306 मिले थे इन्हें, और डोनाल्ड ट्रंप को 232 से ही संतोष करना पड़ा था। भारत के लिए क्या मायने हैं इसके जीत? चीन को लेकर अमेरिकी रुख में सख्ती से भारत के लिए अवसर बढ़ेंगे। ट्रंप मोदी में अच्छे संबंध से द्विपक्षीय रिश्ते अच्छे रहने के आसार हैं। आयात और H1B वीजा नियमों पर अंकुश लगा तो फार्मा IT में भारत की परेशानी बढ़ेगी। और 7 भारतवंशी भी इसमें विजयी हुए हैं चुनाव में। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं युद्ध शुरू नहीं करूंगा बल्कि रोकने की कोशिश करूंगा। मेरी जीत अमेरिका में स्वर्णिम युग की वापसी है। अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुना जाना मेरे लिए अत्यधिक सम्मान की बात है। इसके लिए जनता का शुक्रिया करता हूं। दोनों देश विश्व शांति के लिए काम करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। और उन्होंने फोन पर बातचीत करके ऐतिहासिक जीत पर बधाई भी दी है। आगे खबर है, 24 से 25 नवंबर तक सऊदी के जेद्दाह में होगा IPL मेगा ऑक्शन। 2 करोड़ बेस प्राइस में 23 इंडियन प्लेयर्स को शामिल किया गया है। और किस देश में कितने प्लेयर हैं ये भी इसमें आपके सामने दिख रहा होगा। साउथ अफ्रीका में 91, ऑस्ट्रेलिया 76, इंग्लैंड 52, नीदरलैंड 12, अमेरिका 10, आयरलैंड 9, न्यूजीलैंड 39, इसी तरह से है। क्या है खबर, जानते हैं विस्तार से। खबर इस तरह है, IPL का मेगा ऑक्शन 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दाह में होगा। ऑक्शन के लिए 1574 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें 1165 भारतीय और 409 विदेशी हैं। इनमें एसोसिएट देशों के 30 खिलाड़ी भी शामिल हैं। विदेशी टीमों में साउथ अफ्रीका के सबसे ज्यादा 91 और ऑस्ट्रेलिया के 76 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 23 भारतीय प्लेयर्स को बेस प्राइस टू 2 करोड़ रुपए है। इसमें पंत, राहुल और अय्यर का नाम शामिल है। पिछले साल मिनी ऑक्शन दुबई में हुआ था। दिल्ली कैपिटल्स में रिलीज किए गए ऋषभ पंत, लखनऊ सुपर जायंट्स के फॉर्मर कैप्टन KL राहुल और चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन श्रेयस अय्यर पर बड़ी बोली लगने की उम्मीद है। पंत आखिरी बार 2016, राहुल जो है वो 2018 और श्रेयस 2022 IPL में पहले ऑक्शन में उतरे थे। 10 साल में पहली बार विराट T20 से बाहर हैं। भारत के स्टार बैटर जो हैं विराट कोहली का इस समय अपने कैरियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। लंबे समय से उनका बल्ला शांत है और वह घरेलू मैदान पर भी रनों के लिए तरस रहे हैं। विराट ICC टेस्ट बैटर की रैंकिंग में T20 से बाहर हो गए हैं। 2014 के बाद यह पहला मौका है जब विराट T20 में शामिल नहीं हो रहे हैं। आगे खबर है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से भर्तियां होंगी प्रभावित। प्रतियोगी छात्रों ने नई परीक्षा प्रणाली पर उठाए सवाल, CM से की है हस्तक्षेप की मांग। हुआ क्या है आपको बताइए। PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 का RO-ARO जो है दोनों परीक्षाएं 2 दिवस में कराने के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के फैसले पर अभ्यर्थियों ने विरोध जताया। अभ्यर्थियों ने इस निर्णय और नई मूल्यांकन प्रणाली नॉर्मलाइजेशन पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपनी असहमति जताई है। कहा कि यह नई प्रणाली उनकी सफलता और असफलता को लेकर स्पष्टता प्रदान नहीं करती है, जिससे उन्हें असमंजस का सामना करना पड़ता है। 75 जिलों में सेंटर बने हैं इस बार इस परीक्षा को कराने के लिए। IIT दिल्ली देश में अव्वल संस्थान है। रैंकिंग में कुछ बदलाव हुए हैं। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2025 लंदन में जारी हुई। IIT दिल्ली को 44वां और IIT बॉम्बे पहले पायदान से पिछड़कर 48वें पायदान पर पहुंच चुका है। IIT दिल्ली देश का अव्वल शिक्षण संस्थान बन गया। लंदन में बुधवार को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में IIT बॉम्बे को पछाड़कर IIT दिल्ली देश में शीर्ष स्थान हासिल कर पाया है। IIT दिल्ली ने वर्ल्ड रैंकिंग में 2 स्थान की छलांग लगाकर वैश्विक स्तर पर 44वां स्थान हासिल किया है। वहीं 2024 में ये 46वें स्थान पर था और बॉम्बे 40वें स्थान पर था, और अब 2025 में 48वें स्थान पर आ चुका है।
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का पोर्टल व दिशा निर्देश 2 हफ्ते में होंगे तैयार। शिक्षा मंत्रालय बैंकों के साथ मिलकर तैयार करेगा मसौदा। सिर्फ 2 दस्तावेज डिजिटल मोड से भरने होंगे। इसमें क्या पीएम ने सुनिश्चित किया कोई छात्र शिक्षा से वंचित न रहे। शाह जी ने कहा है सोशल मीडिया पर पोस्ट में। विद्या महालक्ष्मी जो योजना है पीएम की, इससे ऋण लेकर गारंटी मुक्त और जमानत मुक्त ऋण लेकर क्या होगा, शिक्षा की जो कमी है वो पूरी कर पाएंगे, शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे पैसे के अभाव में। यह योजना शिक्षा को सुलभ बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का पोर्टल और दिशा निर्देश 2 हफ्ते में तैयार हो जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कैबिनेट मंजूरी मिलते ही मेधावी छात्रों के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी जो योजना है उसका मसौदा तैयार करने की तैयारी शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया पहले सभी बैंकों के साथ मिलकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सारा काम डिजिटल होगा। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के लिए अलग अलग जो पोर्टल है वो बनाया जाएगा अलग से। और छात्र ऑनलाइन आवेदन, सभी दस्तावेजों की जांच से लेकर ऑनलाइन ही उनके खाते में पैसे भी आ जाएंगे। उच्च शिक्षण संस्थान भी ऑनलाइन ही छात्र का सत्यापन कर लेंगे। छात्रों की को योजना का लाभ लेने के लिए सिर्फ 2 ही दस्तावेज भरने हैं। इससे आवेदन में तेजी और समय की भी बचत होगी। अगली खबर है यूपी बोर्ड से अगले हफ्ते वेबसाइट पर अपलोड होगी केंद्रों की सूची। पीएम क्या बोलते हैं, परीक्षा केंद्र निर्धारण की तिथियों में आंशिक संशोधन है। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण की निर्धारित तिथि में आंशिक बदलाव हुआ है। निर्धारण प्रक्रिया में विलंब होने से सभी तिथियों में सप्ताह भर की बढ़ोतरी हो गई है। अगले हफ्ते जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के परीक्षण के लिए केंद्रों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। केंद्र बनाने की प्रक्रिया 7 दिसंबर तक पूरी करनी होगी। देखते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या नई खबर आती है। अब 11वीं और 12वीं में भी लागू होगी ग्रेडिंग प्रणाली। यूपी बोर्ड में अगले सत्र से ग्रेडिंग व्यवस्था शुरू हो जाएगी 11 और 12 के लिए। इसके लिए सीमेट में यूपी बोर्ड की ओर से चल रही 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन हो गया। कार्यशाला में नई शिक्षा नीति के अनुसार बनाए गए प्रस्ताव पर सहमति भी बन गई है। आगे खबर है छोटे व्यावसायिक वाहन चला सकते हैं एलएमवी लाइसेंस धारक मान्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 7500 किलोग्राम भार तक के परिवहन वाहन चला सकते हैं एलएमवी लाइसेंस धारक। दुर्घटना होने पर बीमा कंपनियां तकनीक के आधार पर खारिज नहीं कर पाएंगी दावा। क्या खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने छोटे वाणिज्यिक और परिवहन वाहन चलाकर रोजी रोटी कमाने वाले एलएमवी लाइसेंस धारक जो होते हैं उनके ड्राइवरों के बारे में अहम फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा है कि हल्के मोटर वाहन यानी एलएमवी जो लाइट वाला आपके पास में लाइसेंस होता है उसे रखने वाले 7500 किलोग्राम भार तक के परिवहन वाहन चला सकेंगे। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त कोई अधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मोटर वाहन कानून और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी प्रावधानों को स्पष्ट कर एलएमवी धारक हजारों ड्राइवरों की रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। आगे खबर है होनहार छात्रों की अब नहीं रुकेगी पढ़ाई, मिलेगा 10 लाख तक का ऋण। यही योजना है जो अभी हम बात कर रहे थे। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत बिना गारंटी और गिरवी रखे मिलेगा कर्ज। देश के शीर्ष 850 उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 22 लाख छात्र ले सकेंगे इसका लाभ। 8 लाख तक सालाना पारिवारिक आय वाले 1 लाख छात्रों को 3% की सब्सिडी भी मिलने वाली है। अब 7 लाख से अधिक के शिक्षा ऋण पर देनी होती थी गारंटी और गिरवी, अब तक ही ऐसा होता था, लेकिन अब 10 लाख तक का ऋण बगैर गारंटी और गिरवी के मिलेगा। तो अच्छी खबर है आगे उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों के लिए। फैसला है 11वीं और 12वीं में भी होगा आंतरिक मूल्यांकन। यूपी बोर्ड कक्षा 9 और 10 की तरह जैसे अब तक 9 और 10 में होता आ रहा है आंतरिक मूल्यांकन, वैसे ही 11 और 12 में भी आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था लागू होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2023 की सिफारिशों के अनुरूप 20 से 25% तक का आंतरिक मूल्यांकन लागू करने पर सहमति बन चुकी है। आगे अमेरिका से खबर है। अमेरिकी संसद के लिए 9 भारतीयों में से 7 प्रत्याशी भारतीय जो हैं वो जीत चुके हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं आपके सामने: सुहास सुब्रमण्यम, डॉक्टर एमी बेरा, श्री थानेदार रो खन्ना, जरेमी कूनी, प्रमिला जयपाल और राजा कृष्णमूर्ति। अमेरिका में सीनेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा के भी चुनाव हो रहे हैं। इस बीच अमेरिकी संसद है कांग्रेस के चुनाव में 9 में से 7 भारतीय अमेरिकी प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। इनमें 7 डेमोक्रेटिक पार्टी से थे जबकि 2 जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। इससे पहले संसद में 6 कॉकस थे जिसमें अमी बेरा, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, प्रमिला जयपाल, जेरेमी कूनी, श्री थानेदार थे। इस बार भारतीय अमेरिकी वकील सुहास सुब्रमण्यम ने वर्जीनिया से जीत कर इतिहास रचा है। तकनीकी जांच में बिजली के स्मार्ट मीटर फेल हो चुके हैं। प्रीपेड वाले जो लगाने की बात आ रही थी, मीटर लगाने वाली 3 कंपनियों के सीईओ को भेजा गया है नोटिस। लगा लो ऐसा हाल हो रहा है। क्या खामियां आई है सामने? उपभोक्ता परिषद के मुताबिक उपभोक्ताओं के परिसर में लगाए गए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की तकनीकी जांच में पावर फैक्टर गलत रिकॉर्ड करना, आरटीसी का 2 घंटे में ट्रिप करना, पीटी रिसीवों का गलत फैक्टर बताना प्रमुख है। मीटर में ये खामियां हैं
तो आने वाले समय में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की रीडिंग जो होगी, भार व टाइम सब गलत रिकॉर्ड करेगा और सीधा सीधा असर किस पर होगा? उपभोक्ता की जेब पर। उपभोक्ता परिषद ने कहा है कि काली सूची में डाली जाएं ऐसी कंपनियां जिनके स्मार्ट प्रीपेड मीटर में ये कमियां आई हैं। यूपी में अब तक 2.75 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लग चुके हैं। तो सावधान रहें मीटर लगवाते टाइम, और बार बार अगर जांच की बात आती है तो ध्यान रखें जब भी बिल निकलता है कि कितना मीटर पे कितनी रीडिंग आ रही है, कहीं गलत रीडिंग तो नहीं है। पीसीएस जे में महिलाओं को अब अधिक आरक्षण देने की बात आ रही है। क्षैतिज आरक्षण जो है, क्षैतिज श्रेणी के आरक्षण के तहत सभी वर्गों में 20% आरक्षण हो गया है। अभी तक सभी वर्गों को मिलाकर कुल 20% जो था वो आरक्षण की व्यवस्था थी। किस तरह दिया जाएगा? उदाहरण के लिए लंबवत आरक्षण में अनारक्षित वर्ग का 40% कोटा तय है, मान लिया। कंपार्टमेंटल आरक्षण व्यवस्था के तहत क्षैतिज आरक्षण में अब 20% महिला, 5% भूतपूर्व सैनिक, 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित व 4% निःशक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग में क्षैतिज आरक्षण का भी लाभ दिया जाएगा। पीसीएस प्री परीक्षा 75 जिलों में केंद्र नहीं है, 41 में ही कराने का निर्णय लिया गया है। निजी स्वास्थ्य बीमा धारक बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है, उनको भी मिलेगा आयुष्मान का लाभ। जिन्होंने अपना निजी बीमा करा रखा है तो तब भी वे आयुष्मान का लाभ ले सकते हैं। इसका 60% खर्चा जो है वो केंद्र और 40% खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। 70 उम्र पार करने वाले नए परिवार के जो हैं बुजुर्गों को उन्हें लाभ मिलेगा। बुजुर्ग के इलाज पर 5 लाख खर्च हुए तो बाकी को 5 लाख और दूसरी बीमा योजना का लाभ लेने पर एक बार बदलाव का विकल्प दिया गया है। अगर आपके घर में भी 70 या 70 से पार के बुजुर्ग हैं तो उन्हें भी आयुष्मान योजना से जुड़वा लें। 70 की उम्र पार कर चुके बुजुर्गों को हर साल में आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। वे वरिष्ठ नागरिक भी इस योजना के पात्र होंगे जिन्होंने निजी कंपनियों के से जो है स्वास्थ्य बीमा ले रखा है। इसके अलावा ईएसआईसी के लाभार्थी भी 70 पार वाले सीनियर सिटीजन भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य बीमा योजनाओं का लाभ पा रहे बुजुर्गों को भी इसका हिस्सा बनाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए वे सिर्फ एक बार ही विकल्प भर सकेंगे। केवल 50 रुपए में पीजिए 1 साल तक शुद्ध पानी। यूपी टीटीआई ने तैयार की सस्ती वाटर प्यूरिफायर डिवाइस। बोतल में लगाने पर 1 साल से ज्यादा समय तक गंदा पानी करेगी साफ। क्या है? अपने छोटे आकार की वजह से यह डिवाइस बोतल या उसके जैसी किसी भी चीज में आसानी से फिट हो जाएगी। इससे बोतल में बार बार साफ पानी भरने का झंझट खत्म हो जाएगा। पेटेंट का आवेदन किया गया है, कंपनियों से बात चल रही है। जल्दी ही डिवाइस को बाजार में उतारने का प्रयास है। डॉक्टर जेपी सिंह प्रोफेसर हैं यूपी टीटीआई कानपुर से। क्या है? उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यूपी टीटीआई ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो किसी तरह का भी दूषित पानी हो उसको आरओ जैसे शुद्ध पानी में बदल देगी। इस डिवाइस की खासियत है कि इसे पानी की बोतल में आसानी से फिट किया जा सकता है। डिवाइस पानी में मौजूद हैवी मेटल, लेड, क्रोमियम जैसे तत्वों को हटाने में सहायक है। पॉलिएस्टर केमिकल मिश्रित इस डिवाइस की प्रारंभिक कीमत लगभग 50 रुपए होगी। इसे अगले साल मार्च तक बाजार में उपलब्ध कराने की योजना है। इसी के साथ आज का न्यूज सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले टाइम में सारी न्यूज आप तक पहुंचती रहे। मैं विपिन शर्मा आज आपसे लेता हूं यहीं विदा। मिलते हैं नई वीडियो में नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें।